पीएससी टीचर के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत भर भर कर आता है। मैं भी बीपीएससी टीआरई 3 का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। साथ ही हम लोग आज देखेंगे यूरोपीय कंपनी के आगमन भारत में। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, क्योंकि समय बहुत कम है। देखिए, वास्को डिगामा कालीकट पर कब पहुंचा था? तो 1498 ईस्वी में कालीकट पर पहुंचा था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा। ठीक है। वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर स्वागत किसने किया था? जिमोरिन ने। कालीकट बंदरगाह पर 1498 में पहुंचा था, तो किसने स्वागत किया था? जिमोरिन ने। देखिए, क्वेश्चन नंबर नहीं है, सही सुमेलित है। वास्को डी गामा कहाँ से आया था? तो पुर्तगाल से आया था। वहाँ क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से आया था। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन से आया हुआ था। तस्मान हॉलैंड का था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। कहाँ पर? तो पुर्तगाली ने सबसे पहले दुर्ग का निर्माण कोची में किया था, यानी फैक्ट्री कोची में खोला हुआ था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे कौन? तो सबसे पहले व्यापार स्थापित करने वाला पुर्तगाल था। भारत में प्रथम सामुदायिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया किसने? तो पुर्तगाली ने। सबसे पहले पुर्तगाली ने व्यापार भारत में प्रारंभ किया था। भारत में प्रथम सामुदायिक व्यापारिक केंद्र स्थापित पुर्तगालियों ने किया था। ये तो हो गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बंगाल की बंदेल, चिंसूरा, हुबली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित किया गया था, हुबली में सबसे पहले फैक्ट्री स्थापित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पांडुचेरी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाल थी। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली शक्ति कौन थी? तो पुर्तगाल थी। देखिए, हुबली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए आड़ा बनाया था, तो पुर्तगाली ने। हुबली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए आड़ा बनाया था, पुर्तगाली ने। ठीक है। कलकत्ता के संस्थापक कौन है? जॉर्ज चरनॉक हैं। ठीक है, कलकत्ता के संस्थापक जॉर्ज चरनॉक। भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में लगाया। अब पूर्व में भारत ने अंग्रेजी कंपनी 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों को 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग कौन थे? तो डच थे। संयुक्त पूंजी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। सही कथन। डचों ने पुर्तगाली को पराजित किया था। डचों को किसने पराजित किया था? तो पुर्तगाली ने। आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया था। फोर्ट विलियम का निर्माण किसने करवाया था? डचों ने करवाया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या है? तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी था। एक सभी भारतीय एक नहीं थे। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिल रहा था। उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिक
में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। मैंने पहले ही बताया भारतीय राष्ट्रीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिनके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे रहा था अपनी सेवा में लगा सकता था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त किसे था? तो ल्यूएंट कंपनी को प्राप्त था। ल्यूएंट कंपनी को प्राप्त था। अब देखते हैं आगे। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बंदरगाह बादशाह कौन था? तो अकबर था। ठीक है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर था। ठीक है, वह मुगल साम्राज्य जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो जहांगीर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली कारखाना स्थापित किया था। भारत में 1613 ईस्वी में कांग्रेस ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। कहाँ? तो सूरत में। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। अब पुर्तगाली किया था कहाँ? कोची में। ठीक है, वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के साथ स्थान पर हरा दिया था तो थॉमस वेस्ट था। थॉमस वेस्ट यूरोपीय व्यापारी कंपनी में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था। तो अंग्रेज ने सूरत में और पुर्तगाली कोची में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई लिया था। किससे? तो पुर्तगालियों से मुंबई को ले लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत में निरस्त किया गया था तो सर जॉन चाइल्ड को निरस्त किया गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, यानी फ्रांसीसी जहाज़ को कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? एक्सलाच चैपल की संधि के से अंत हुआ था। ठीक है, एक्सलाच चैपल की संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक था। ठीक है, कोई रिजल्ट नहीं आया था। तृतीय पेरिस की संधि से अंत हुआ था। अब प्रथम मैसूर युद्ध कहेगा तो ब्रिटिश की हार हुई थी। तृतीय मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी। प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने के लिए नीति आरंभ किया था वह डुबले था। ठीक है, भारत में फ्रांसीसी ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया था सूरत में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी किसके शासनकाल में? लुई 14वां के शासनकाल में फ्रांसीसी कंपनी स्थापित हुई थी। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? काल्बर्ट को माना जाता है। फ्रांसीसी कंपनी का काल्बर्ट को। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना चिंसूरा में, सबसे पहले चिंसूरा में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार भी था। ठीक है, भारत में यूरोपीय शक्ति के आगमन का क्रम देखिए। सबसे पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। पांडुचेरी
पांडुचेरी में फ्रेंच, गोवा में पुर्तगाली, ट्रनकेबार में डेनिश, सद्रास में डच स्थापना किया था। ठीक है। यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन आए थे? तो अंत में अभी पीछे हम लोग पढ़ाए थे फ्रांसीसी। सबसे पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खां। अंग्रेजों द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खान। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था, पलासी का युद्ध। ठीक है। सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था पलासी के युद्ध में। सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव से परास्त हुआ था, यानी पराजित हुआ था पलासी के युद्ध में। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसीसी डुबले तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस में से स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया है? तो रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से निर्मित सेनानायक। पलासी का युद्ध का मैदान अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन आता है कि पलासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में। ठीक है। पलासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। पलासी का युद्ध हुआ था। ठीक है। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था, कौन था? तो मीर कासिम था। मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध। ठीक है। पलासी के युद्ध में अंग्रेज हावी हो गए थे, लेकिन सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेजों के भारत पे प्रभुत्व स्थापित कर लिया, बक्सर के युद्ध। 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, अंग्रेज का पूरा दबदबा हो गया था। ठीक है। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय थे। बक्सर के युद्ध के समय 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है बक्सर का युद्ध। ठीक है। मैंने बताया बक्सर के युद्ध सबसे निर्णायक साबित हुआ था। अंग्रेज और ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा हो गया था बक्सर के युद्ध में। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी किसने? तो शाह आलम द्वितीय ने। जो दिल्ली के शासक थे, वहीं शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान कर दी थी। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई थी मुगल सम्राट द्वारा। ठीक है। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई थी मुगल सम्राट द्वारा। ठीक है। वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाहजहां शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार दिए गए थे, ये थे लॉर्ड क्लाइव। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी प्रदान की थी 12 अगस्त 1765। ठीक है। शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कब प्रदान की थी? 12 अगस्त 1765 में। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया था किसे? तो मोहम्मद रज खान को। मोहम्मद रज्जक खान को। ठीक है। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति से संपर्क में आए थे, वह खाकी जनजाति है। ठीक है। खाकी जनजाति 1765 ईस्वी में खाकी जनजाति से सबसे पहले मिले थे। खाकी जनजाति कहाँ की है? तो मेघालय राज्य की खाकी जनजाति है। 18वें
18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्ध की सही कालाक्रम क्या है, कालानुक्रम क्या है? देखिए, अंबर युद्ध, पलासी के युद्ध, उसके बाद वांडीवास का युद्ध, उसके बाद बक्सर का युद्ध। सबसे पहले पलासी 1757, वांडीवास 1760 और बक्सर 1764 में हुआ था। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। पलासी का युद्ध 1757, वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760, बक्सर का युद्ध 1764। ठीक है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, यानी फ्रांसीसी को। देखिए, सुमेलित कीजिए। बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। वांडीवास फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, चिलिया वाला युद्ध हुआ था डलहौजी के विरुद्ध में, सिख ने किया था। डलहौजी के विरुद्ध सिखों ने। खुर्दा का युद्ध हुआ था निजाम के विरुद्ध। निजाम के विरुद्ध खुर्दा का युद्ध हुआ था, निजामों के और मराठों के विरुद्ध। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, भारत में अंग्रेज का सर्वाधिक विद्रोह किसने किया था? तो सबसे अधिक विद्रोह किया था अंग्रेजों का तो मराठों ने किया था। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन दूसरा देखते हैं आप। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था सरगना में। बेगम सरवू समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण सरगना में करवाया था। ठीक है, देखते हैं कथन। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। अमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर देवी शारदा की मूर्ति बनवाई। ठीक है, पलासी के युद्ध सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिल गया था। ठीक है, सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? मीर जाफर, जो कि अंग्रेज से मिल गया था, इसलिए सिराजुद्दौला का पलासी की लड़ाई में हार हो गई थी। अब देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, अब गवर्नर गवर्नर जनरल और वायसराय अब देखते हैं यहाँ से। ठीक है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो वो लॉर्ड वारेंस हेस्टिंग्स। ठीक है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ तो वारेंस हेस्टिंग्स से संबंधित है। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था किसने? वारेंस हेस्टिंग्स। वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, वारेंस हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया था। ठीक है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की पसंदीदा बुद्ध सिविल सेवा यानी सिविल सर्विस इंडिया का सृजन किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सिविल सेवा के जनक भी कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है कहाँ? तो गाजीपुर में है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र गाजीपुर में है। ठीक है, 1802 ईस्वी में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य में हुआ था। बसीन की संधि अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य में हुआ था। कब? 1802 ईस्वी में। लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक कौन था? तो बाजीराव द्वितीय। सहायक संधि सबसे पहले मराठा पेशवा बाजीराव ने किया था। सहायक संधि को कार्यान्वित किया गया था लॉर्ड वेल्लेस्ली के कार्यकाल में। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार
करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? तो हैदराबाद का निजाम था। ठीक है, हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद, मैसूर, अवध, सिंधिया में लॉर्ड वेल्लेस्ली के साथ सहायक संधि करने वाले राज्य का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले हैदराबाद ने किया था, उसके बाद में मैसूर, अवध, सिंधिया सबसे बाद में किया था। ठीक है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? अवध का नवाब था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? अवध का नवाब था। यदि प्रश्न में बेलजिली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो उत्तर हैदराबाद होगा। ठीक है, और सहायक संधि के स्वीकार करने वाला पहला शासक पूछेगा तो अवध का नवाब होगा। ठीक है, हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर राज, जोधपुर के राजपूत राज तथा मैसूर के शासक के से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी इंदौर के होलकर राज ने। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली के सूत्रपात किया था लॉर्ड वेल्लेस्ली ने। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित करना था। ठीक है, सभी अंग्रेज लेकिन व्यापार से आए थे, लेकिन उनका मूल मकसद था यहाँ राज करना। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के साम्राज्य धराशायी हो गया, तत्कालीन समय में वह ब्रिटिश के गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहरा रखी थी, कौन था? तो लॉर्ड वेल्लेस्ली था। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था, वह कौन थे? आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। ठीक है, देखिए सुमेलित कीजिए। बक्सर का युद्ध हुआ था, हेक्टर मुनरो था अंग्रेजों का। आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड वेल्लेस्ली और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय में लॉर्ड कॉर्नवालिस, चतुर्थ आंग्ल मैसूर में वेल्लेस्ली था, आंग्ल नेपाल युद्ध में हेस्टिंग्स था, बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। सर थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे थे कब? 1820 से 1827 तक रहा था, गवर्नर था। ठीक है, मद्रास का। तथाकथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, वह था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। गवर्नर जनरल को तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठगों के दमन के संबंध में था स्लैमैन, कैप्टन स्लैमैन। ठीक है, ठगों का दमन कर रहा था। सती प्रथा पर पाबंदी लगाई विलियम बेंटिंग ने 1729 ईस्वी में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा को समाप्त 1829 में किया गया था। बंगाल में दासों के निर्यात को रोका था, 1779 ईस्वी में रोका गया था दासों का। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेज राज में विलय हुआ था कब? कुशासन के कारण हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ कब? तो 1856 ईस्वी में। ठीक है, देखिए पंजाब का विलय हुआ था 1849 में, और सतारा का विलय 1848 में, 1856 में अवध का, 1855 में करौली का विलय। देखिए सबसे पहले विलय पूछेगा तो सबसे पहले विलय होने वाला राज्य कौन था? सतारा हुआ था 1848 ईस्वी में। उसके बाद में पंजाब राज्य 1849 में। उसके बाद अवध हुआ था 1856 में। उसके बाद में 1855 में करौली हुआ था। यहाँ क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा विलय होने वाला राज्य कौन सा है? तो सतारा, 18
1848 ईस्वी में। ठीक है, वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजित और कार्यान्वित की, डलहौजी ने। ठीक है, राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति डलहौजी ने प्रारंभ किया था। आते हैं क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संबलपुर, सतारा राज्यों में के विलय के क्रम है। देखिए यहाँ आ गया, सबसे पहले सतारा हुआ था, संबलपुर, उसके बाद में झांसी। ठीक है, सबसे पहले जब पूछेगा तो सतारा हुआ था। ठीक है ना। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था एलन ब्रो के शासनकाल में। ठीक है, सिंध पर विजय ने कब्जा किया था, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था 1843 में। जब अवध ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जेम्स आउट्रम था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी वह था लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था। रेलवे लाइन का निर्माण बॉम्बे से थाने के बीच में हुआ था। कितना किलोमीटर? तो 1853 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, मुंबई से पुणे के बीच में। भारत में पहली रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी 1853 ईस्वी में, मुंबई से थाने के मध्य में। वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल प्रारंभ किया था इंडियन पेनिनल सुल्ला रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनल सुल्ला रेलवे। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक ना। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को 1845 से 55 ईस्वी के दौरान स्वरूप देने वाला गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी। विधवा पुनः विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया लॉर्ड कैनिंग के समय में, विधवा पुनः विवाह। ठीक है, 1 नवंबर 1848 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने? कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। कब? तो 1858 ईस्वी में सामग्री की घोषणा ने, 1898 में जब ब्रिटिश की महारानी फर्स्ट बनी थी तब। विक्टोरिया, देखिए महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया था? तो 1858 ईस्वी में। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया, लॉर्ड एलन ब्रो। यहाँ देखते हैं लॉर्ड कर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। लॉर्ड बेलिली सहायक संधि। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापक का सिद्धांत दिया था। कैनिंग 1857 में जब विद्रोह हुआ था, सैन्य विद्रोह, लॉर्ड हेस्टिंग्स हुआ था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग सती प्रथा का उन्मूलन किया था। ठीक है, 1829 ईस्वी में। यहाँ क्वेश्चन आ गया, अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कर्नवालिस के शासनकाल में। पेशवाई को समाप्त किया गया था 1818 में। पेशवाई को समाप्त किया गया था कब? 1818 में। अब देखें, जॉन शोर के समय में निष्क्रियता का सिद्धांत आया था। एलन ब्रो के समय में सिंध का विलय हुआ था। डलहौजी के समय में अवध का विलय हुआ था। अब बेलजली का चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, अब देखिए अवध का विलय हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 ईस्वी में हुई थी, लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग चार्टर एक्ट 1833 में पारित हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग इस समय था। लॉर्ड लीटन द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध में प्रारंभ हुआ था लॉर्ड लीटन के समय में। ठीक है, देखिए चतुराईपूर्ण निष्क्रियता का सिद्धांत किसने दिया था?
तो जॉन लॉरेंस ने दिया था, जॉन लॉरेंस ने दिया था। भारत में अंग्रेज के समय प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी। लॉर्ड मेयो का हत्या अंडमान निकोबार में द्वीप समूह में किया गया था। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्रनीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर कौन था? लिटन था। भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा था तो लॉर्ड लिनिथगो और लॉर्ड कर्जन। ठीक है, सर्वाधिक काल तक दो ने रहा था, लॉर्ड लिनिथगो और लॉर्ड कर्जन ने। भारत में अस्थायी स्वसत्ता संस्था 1882 ईस्वी में किसके समय लागू की गई थी? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। इल्बर्ट बिल विवाद संबंध है, देखिए इल्बर्ट बिल विवाद संबंध है। यूरोप के लोगों के मामले में सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाए जाने से था। ठीक है, महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए अधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण कब किया गया था? लॉर्ड रिपन के समय में किया गया था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वसत्ता शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। कलाई बंगाल के दोहरा शासन, बेंटिंग अंग्रेजी शिक्षा, मेडकॉफ प्रेस का जन्मदाता, विलियम बेंटिंग सती प्रथा का निषेध, लॉर्ड रिपन स्वच्छता का शासन और बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में। अब देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। प्राचीन स्मारक एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना किससे औरंगजेब से की थी? किसने? जी.के. गोखले ने। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इरविन वायसरायों का सही कालक्रम क्या है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन। सही कालानुक्रम। फूट डालो राज करो किसकी नीति थी? तो कर्जन ने अपनाया था, फूट डालो राज करो। वह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने और उसे कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया, किसने? तो लॉर्ड मिंटो ने। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग था यहूदी वायसराय, लॉर्ड रीडिंग। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट लागू हुआ था हेस्टिंग्स के समय में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब डलहौजी के शासनकाल में। एर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिटन, इल्बर्ट बिल रिपन। ठगी का दमन विलियम बेंटिंग, रिंग फेस की नीति वारस हेस्टिंग्स। चलते हैं आगे। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में किया गया था। कलकत्ता से दिल्ली लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। चूक का सिद्धांत यानी हड़प नीति डलहौजी। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन। बंगाल के दोहरा शासन रॉबर्ट क्लाइव रहे। सामाजिक सुधार बेंटिंग, सामाजिक सुधार बेंटिंग। चलिए अब समाप्त हो गया, देखते हैं हम ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, मतलब क्या पड़ा हुआ था, देख लीजिए। यहाँ से चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। भारत में उपनिवेशी शासन में होम
चांगेज भारत में संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। वह निधिया जो होम चेंग की संगठक थी क्या था, देखिए। लंदन में इंडिया ऑफिस में भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने योग्य प्रयोग में लाई जाने वाली निधि थी। ठीक है। शब्द इंपीरियल फ्रेंच का प्रयोग किया जाता था क्यों, तब भारत में ब्रिटिश आयात पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योग का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था, भारी उद्योग का अभाव। इस देखिए, स्तंभ रारी बंदोबस्त लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। स्तंभ रारी बंदोबस्त लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अस्थाई बंदोबस्त भी लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त लिया जाता था जमींदारों से। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया 1793 ईस्वी में। चिर अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी के अंतर्गत अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अपने जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ठीक है। इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।